नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जापान और रशिया। साथियों, आप लोग न्यूज़ की कटिंग देख पा रहे होंगे। ये जो न्यूज़ की कटिंग है वह 1 साल पुरानी है, 23 फरवरी 2022 की है। उस टाइम पे जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, तो उसी के संदर्भ में जापान ने भी, जैसे कि कई सारे G7 कंट्रीज़ थे, उसके अलावा जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, यूरोपियन यूनियन था, उन सब ने रशिया पे कहीं न कहीं सैंक्शंस लगा दिए थे, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तो जापान ने भी सैंक्शंस अनाउंस कर दिए थे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। जापान अनाउंस सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया एंड सो कॉल्ड डोनेट्स पीपल्स रिपब्लिक एज़ वेल एज़ लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। तो इसी के चलते यूक्रेन वॉर रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जापान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। तो इस खबर का आप लोग सोच रहे होंगे साथियों, इसका आज से क्या लेना-देना है? तो साथियों, इसका आज से लेना-देना ये है, जैसा कि आप लोग फर्स्ट पोस्ट के हवाले से एक खबर देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जिसमें फर्स्ट पोस्ट लिखता है, जापान ब्रेक्स रैंक्स विथ यूएस, ईयू टू स्टार्ट बाइंग रशियन क्रूड ऑयल। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है। क्यों जापान ने रशिया से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या है एग्ज़ैक्टली रीज़न। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, आप सभी को पता हो जापान G7 का मेंबर भी है। जो अमेरिका बोलता है जापान वही करता है, जैसे कि एक बड़ा भाई दूसरे भाई को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देता है। तो उसी संदर्भ में जापान ने वैसा ही किया। लेकिन हम जान लेते हैं कि जापान ऑयल रशिया से खरीद क्यों रहा है? रशियन क्रूड ऑयल जापान खरीद क्यों रहा है? तो सबसे पहले उसको जानने से पहले 30 सितंबर साथियों, आप सभी को याद हो तो एक खबर थी, जिसमें जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री थी, उन्होंने एक तरीके का प्राइस कैप लगा दिया था दूसरे देशों पे। जो कोई भी देश रशिया से अगर तेल खरीदना चाहता है, तो उसको $60 पर बैरल के हिसाब से ही खरीदना पड़ेगा। यानी कि उस प्राइस कैप के अंदर ही खरीदना पड़ेगा, अंडर 60 डॉलर्स पर बैरल के हिसाब से ही खरीदना पड़ेगा। अगर उससे ऊपर होगा, तो जो यूरोपियन कंपनीज़ जो सर्विसेज़ अपनी प्रोवाइड करती हैं, जैसे इंश्योरेंस, फाइनेंस, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जो शिप्स आते हैं, वो ज़्यादातर यूरोपियन कंपनीज़ के होते हैं। तो वो सब सर्विसेज़ जो हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड इनको मुहैया नहीं कराएगा, जो कंट्रीज़ अगर अबव द प्राइस कैप खरीदती हैं रशिया से तेल। तो जापान ने भी कहीं न कहीं इसका फ़ॉलो किया, क्योंकि जापान भी G7 का मेंबर है, उसके अलावा उसने भी सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग फैक्ट साथियों ये है कि जापान ने अपने स्टार्टिंग के 2 महीने के अंदर एप्रोक्सिमेटली 7,48,000 बैरल ऑफ रशियन क्रूड ऑयल खरीदा है। वो भी कितने दामों में? 6.9 बिलियन येन जापान की करेंसी के हिसाब से। अगर इसको हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो साथियों ये 52 मिलियन डॉलर होता है। और वो भी उसने प्राइस कैप से ऊपर के दाम में खरीदा है। कितने दाम में खरीदा है? $70 पर बैरल के हिसाब से। तो आप सोच सकते हैं। लेकिन क्यों खरीदा है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है। तो साथियों, इसका जवाब ये है कि सबसे पहले फैक्ट मैं बता दूँ, जापान के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 41 ईयर्स के हाई लेवल पर है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर थी। इसके अलावा सैकलिन 1 और 2 का नाम मुझे उम्मीद है शायद आपने सुना हो, अगर नहीं सुना है तो वो हम बता देते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से रशिया एंड होता है और जापान स्टार्ट होता है, यानी कि जापान का जो फर्स्ट हिस्सा है, जो पहला वाला हिस्सा है, उसके नॉर्थ में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पिंक और ग्रीन कलर के 2 डॉट्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है सैकलिन आइलैंड 1 और सैकलिन आइलैंड 2। तो साथियों, ये वो क्षेत्र हैं, यहाँ पे जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग हुई जाती है, ऑयल का जो भी क्षेत्र है, इन पे डेवलपमेंटल वाले क्षेत्र हैं ये। यहाँ से जो ऑयल वगैरह है, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे इंडिया के अंदर मुंबई हाइज़ है, बॉम्बे हाइज़, वहाँ से ऑयल, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, या फिर जो भी लेन-देन होता है वो होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं, तो इसमें कहीं न कहीं जापान का भी इन्वॉल्वमेंट था, उसके अलावा अमेरिका का भी था और हमारे देश इंडिया का भी था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स देख लेते हैं इसके अंदर। तो जो रोसनेफ्ट कंपनी आप देख पा रहे होंगे ग्राफिक में, रशिया की कंपनी थी, उसका इन्वेस्टमेंट था। और जो हमारे देश की कंपनी है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका भी लगभग 20 टू 25% का इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे। इसके अलावा जापान की कंपनी है सैकलिन ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, उसका भी इन्वेस्टमेंट था। इसके अलावा दूसरी कंपनी एक्सॉन मोबिल, ये अमेरिका की कंपनी है, इसका भी कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट था। लेकिन जैसे ही रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो कहीं न कहीं अमेरिका ने एग्ज़िट ले लिया यहाँ से। और इसके अलावा मैं आपको एक और इन्वेस्टमेंट दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जापान की एक कंपनी और है गैसप्रोम, उसका भी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। जापान की एक दूसरी कंपनी है मित्सुबिशी एंड कंपनी, उसका भी इन्वेस्टमेंट है और मित्सुबिशी। उसके अलावा ब्रिटेन की एक कंपनी है साथियों सेल, उसका भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कहीं न कहीं उसने अभी एग्ज़िट ले लिया था यहाँ से, जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। तो अब जो जगह स्पेस खाली थी, वहाँ पे जापान को डर था कहीं न कहीं कोई और कंट्री आके जॉइन ना कर ले, खासकर चाइना ना जॉइन कर ले। तो जिससे जो जापान के हित हैं वो कहीं न कहीं खतरे में पड़ सकते हैं साथियों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्या है साइक्लिन 1 और साइक्लिन 2। इसीलिए कहीं न कहीं जापान के लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल की घड़ी हो गई थी कि अब क्या किया जाए? इधर जाया जाए या उधर जाया जाए? तो इस हालात को देखते हुए जापान ने ऑयल खरीदा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके अलावा साथियों एक चीज़ और जान लीजिए, जो रशिया के जो गैस एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं, उसमें जापान टॉप 10 में आता था बिफोर रशिया और यूक्रेन वॉर। जैसा कि आप लोग ग्राफिक में देख पा रहे होंगे, जापान 8.8 बिलियन की ने $8.8 बिलियन डॉलर की नेचुरल गैस जापान खरीद लेता था रशिया से 1 साल के अंदर ही अंदर। तो इससे पता लगा सकते हैं कि कितना एक्सपोर्ट करता था जापान। क्योंकि जापान
को बहुत अनलकीली माना जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके पास कोई खुद के कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है साथी। क्योंकि और वो जो भी चीजें खरीदता है बाहर से, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, उसको वह अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर कर देता है, क्योंकि जापान के पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, और उसके थ्रू वह वही प्रोडक्ट को सेल आउट कर देता है अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए जापान साथियों आप समझोगे कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके अलावा मैं आपको एक ग्राफिक और दिखाऊंगा स्क्रीन पे, तो इस पे हम जान लेते हैं कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रशियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्ट पार्टनर। रशिया के इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑयल एक्सपोर्ट पार्टनर कौन है? तो इसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जापान उसमें से एक है। जापान 2.9 बिलियन डॉलर का तेल खरीद लेता था जापान एक साल में रशिया से। तो आप सोच सकते हैं उसने 2 महीने के अंदर ही जो 2.2 मिलियन डॉलर्स का, जो बिलियन डॉलर्स का जो ऑयल पूरे साल भर में खरीदता था साथियों, उसका लगभग उससे ज्यादा, तो उस के परसेंटेज में मैं बताऊं तो उसने 52 मिलियन डॉलर्स का ऑयल उसने सिर्फ 2 महीने में खरीद लिया है। तो उससे आप सोच सकते हैं कि जापान कितना ज्यादा खरीद रहा है। और उसके अलावा साथियों एक और इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूं मैं आपके लिए, जैसा कि आप टेलीग्राफ के हवाले से देख पा रहे होंगे। ऑयल प्राइस जंप आफ्टर सरप्राइज ओपेक प्रोडक्शन कट। जो ओपेक कंट्रीज हैं उन्होंने सरप्राइजिंगली 4 अप्रैल को एकदम से अपना जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कट कर दिया 2 मिलियन बैरल से। तो आप सोच सकते हैं, और उसके बाद एकदम से उस अनाउंसमेंट के बाद एकदम से ऑयल प्राइस में हाइक आ गई। हाइक यानी कि महंगाई बढ़ने लगी। और जिस महंगाई बढ़ने के चक्कर में आप समझ सकते हैं इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज के लिए। तो अगर अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो ये एक तरीके का क्या कहते हैं, मनी और ऑयल एक तरीके के सिनोनियम्स हैं। जिसके पास मनी है और जिसके पास ऑयल है, वह दोनों लगभग सेम ही है, क्योंकि पूरा जो गेम है वो नेचुरल रिसोर्सेज का ही है इस दुनिया में। और जैसे ही ऑयल प्राइसेस के प्राइस बढ़ने लगे, तो इससे जो कंट्रीज में ऑयल के प्राइस बढ़ने लगे। इसके अलावा आप एक न्यूज और देख पा रहे होंगे, अरब न्यूज के हवाले से। ओपेक कंट्रीज, उनका लीडर कौन है? उनका लीडर है सऊदी अरेबिया। नॉन ओपेक का कौन है? रशिया। तो आप यहाँ पे डिप्लोमेसी समझिए साथ। जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। जैसा कि जापान ने अपने एलाइज अमेरिका से तोड़ा, यूएस से तोड़ा, और अपने हित साधने के लिए उसने रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। तो ये सब जो हुआ है ऑयल प्राइस का, ओपेक कंट्रीज के द्वारा कहीं ना कहीं ऑयल प्रोडक्शन को कट कर देना, ये कहीं ना कहीं रशिया के इशारे पे ही हुआ है। क्योंकि रशिया और अमेरिका का सीधा सीधा वॉर है, क्योंकि सेंक्शंस लगे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद